बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुफ्तगू करते हुए ये बताया है कि लाहौर धमाके के जितने कल्प्रिट्स थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से हमने चूँकि जब ये धमाका हुआ उसके अगले रोज़ ही ये स्टोरी ब्रेक की थी कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में उनका ऐलान भी कर दिया जाएगा, तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि सयाहत का फ़रोग़ अमन के बगैर मुमकिन नहीं है और वो सयाहत के फ़रोग़ के लिए उनकी हुकूमत ख़ासा किरदार अदा कर रही है, इसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज इस्लामाबाद के एक वैक्सीनेशन सेंटर में बदनज़मी हुई है और सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो गई है। उसकी क्या वजूहात हैं? इससे पहले इस सेंटर पर एक एहतजाज भी किया गया था आम लोगों की जानिब से, तो इसकी क्या वजूहात हैं, इसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ एक अहम स्टोरी जो है आज आपके साथ हम शेयर करेंगे कि नैब ने आज जो हाउसिंग अथॉरिटी है, हाउसिंग फाउंडेशन जिसको कहा जाता है, उसका रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है और खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों का जो है वो इंकशाफ सामने आया है, तो ये स्टोरी भी आपके सामने रखेंगे। छात्री साहब, सबसे पहले तो लाहौर धमाका, हमने उस पर गुफ्तगू की। मेरे ख्याल में 23 को ये धमाका हुआ, 23 जून 2021 को, और 24 जून को हमने इस पर गुफ्तगू की थी और आप ही ने ये बताया था कि आपकी गुफ्तगू हुई अहम हुकाम के साथ और उन्होंने ये बताया कि जितने भी लोग हैं वो अरेस्ट कर लिए गए हैं, मज़ीद ये है कि इन्वेस्टिगेट करके उसको अनाउंस भी कर दिया जाएगा। आज वज़ीर आला पंजाब ने वो अनाउंस कर दिया। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पंजाब पुलिस पर हम तनकीद भी करते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस की जब से सरबराही इनाम गनी साहब ने संभाली है, वो आईजी पंजाब बने हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने कई अहम केस जो हैं, बच्चों से ज़्यादती के कई अहम केस जो हैं, मोटरवे केस जो है, आपको याद होगा मोटरवे वाला केस ऐसे लग रहा था कि जैसे को पता ही नहीं चलेगा, मुलज़म पकड़े नहीं जाएंगे, मुख्तलिफ मीडिया में बातें हो रही थी, वो भी उन्होंने किया। और ये वाला जो केस था धमाके वाला, ये तो उन्होंने बहुत, मतलब मैं समझता हूँ कि रातों रात सारी चीज़ें की। और अगले दिन जब मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई पंजाब में, तो उन्होंने बता दिया था कि हमने नेटवर्क भी पकड़ लिया है और बहुत सारे लोगों को भी पकड़ लिया है। और वो हमने अपने प्रोग्राम में भी, जो हमने अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया, मेरे ख्याल में पहले वो नाजरीन को दिखा देते हैं और उसके बाद आज भी इस पर डिटेल से बात करते हैं। प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा, हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में जो इसी हवाले से ये खबर ब्रेक की थी। तरीन साहब, ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, ये आपके इल्म में है? कुछ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये रात गए मुझे पंजाब पुलिस के बहुत ज़िम्मेदार आला हुकाम जो हैं उनकी जानिब से ये बताया गया था कि रात गए ही उन्होंने गिरफ़्तारियाँ कर ली थी। और आज जो वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि हम मुल्ज़मान के करीब पहुँच गए हैं, ये दुरुस्त है बात। और उनको बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया है, ये भी पता चल गया है कि इसका मास्टरमाइंड कौन था, मकासद कौन थे, टारगेट कौन था और टारगेट तक वो नहीं पहुँच सके, ये भी पता चल गया है। उनको ये भी पता चल गया है ये गाड़ी लाहौर में कैसे दाखिल हुई, किस एंड से दाखिल हुई, कौन सी एंट्री पॉइंट था, उस एंट्री पॉइंट पे क्यों नहीं रोका गया, ना रोकने की वजह क्या थी कि इतना बारूद होने के बावजूद उस गाड़ी को नहीं रोका गया, चेक नहीं किया गया, अगर चेक किया गया तो फिर पूरी तरह नहीं किया गया। इस सिलसिले में काफ़ी लोगों को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा। और बड़ी इन गिरफ़्तारियों से बहुत मदद मिली है। मैं समझता हूँ पंजाब पुलिस जो है, जब से इनाम गनी साहब गए हैं, बहुत बेहतर हो गई है। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी है और इसी प्रोग्राम में 24 जून को 2021 को हमने ये बताया था और आज वज़ीर आला पंजाब ने भी और आईजी पंजाब ने भी, इनाम गनी साहब ने भी बिल्कुल यही बातें की। गाड़ी के हवाले से वो कैसे दाखिल हुई, कहाँ से ख़रीदी गई, ये तमाम तर बातें जो आज अनाउंस भी की गई हैं। सजाद तरीन साहब, ये वही बात है कि ये आपने जो ब्रेकिंग दी थी 24 जून को, आज उसकी अनाउंसमेंट सामने आई, क्या उसकी कोई ख़ास वजूहत थी? ये सब कुछ तो पहले ही इन्वेस्टिगेट हो चुका, बल्कि इनाम गनी साहब ने कहा कि CTD ने भी कार्रवाई की और 16 घंटों के अंदर हम नतीजे तक पहुँच गए थे। मैंने आपको इसी प्रोग्राम में ये बात कहा था ये कि पुलिस ने लोगों को पकड़ लिया है, गिरफ़्तार हो गए, लेकिन अभी बताया नहीं जा रहा। इसलिए नहीं बताया जा रहा कि जो बाकी लोग हैं जो पकड़ने हैं, जो बाकी उनके जो मकासद थे वो मालूम करने हैं और वो कहाँ से गाड़ी लोड हुई है, कुछ सारी चीज़ें अभी ऐसी थी जिनका वो भी बताना नहीं चाह रहे थे। ये पंजाब पुलिस के लोगों का ये ख्याल था कि अगर फौरी तौर पर हम बता देंगे तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं
ज़ेर ज़मीन जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ये अनाउंस नहीं किया था, लेकिन हमें ये पता चल गया था और हमने अपने प्रोग्राम में ये बात कही, जो अभी आपने प्रोग्राम दिखाया भी है क्लिप उसका। तो मैं समझता हूँ कि इनाम गनी साहब ने एक बहुत मेहनत की है और बहुत ज़्यादा उनकी मेहनत की वजह से ये रिज़ल्ट सामने आए हैं। और पंजाब पुलिस को जब से इनाम गनी साहब गए उन्होंने बहुत बेहतर किया है। कई खामियां भी हैं, ये नहीं है कि पुलिस कोई अब फरिश्तों पे मुश्तमिल हो गई है, पुलिस में अभी खामियां भी हैं। और जनूबी पंजाब के बहुत सारे थानों में लोगों के साथ अभी भी नाजायज़ टार्चर होता है। जनूबी पंजाब के कई ऐसी थाने हैं सराइकी वसेब के, और वहाँ पर तैनात जो SHOs हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने अपने अलग जो टार्चर सेल बनाए हुए हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा वाक़या था और ये एक टेस्ट केस था इनाम गनी साहब के लिए। और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव नताइज दिए हैं और बहुत जल्दी एक्शन किया। और बहुत इनके सब इस्लाम पंजाब पुलिस के साथ साथ हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ थी उन्होंने भी बहुत मुतहरक रोल किया है और उन्होंने मिलकर ये मुलजमान को पकड़ा। और मैं समझता हूँ कि ये पकड़ना, गिरफ्तारियाँ होना ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये हमारा दुश्मन जो है, वरना ये तो बहुत करीब आ गया था अपने टारगेट के। अगर वहाँ पुलिस ना रोका जाता तो वो हाई वैल्यू टारगेट रहमान मलिक साहब ने जिक्र किया, खुद मतलब शेख रशीद साहब ने कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा, तो वो वहाँ तक पहुँच सकता था। पुलिस जो है, मैं समझता हूँ वो बहुत कुर्बानियाँ देती है। पुलिस के नौजवान शहीद हुए हैं। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि इन नौजवानों के लिए भी कुछ सहूलियात होनी चाहिए, इनके ख़ानदान के लिए सहूलियात होनी है, इनकी जो बेवा औरतें रह जाती हैं उनके लिए होना चाहिए, बच्चों के लिए होने चाहिए। पुलिस के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बेवा जो हैं वो बेचारी बहुत परेशानी का शिकार रहती हैं, कुछ पेंशन के मसाइल हैं। इनाम गनी साहब को उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, लोगों को थोड़ी सी सहूलियात भी मिलनी चाहिए जो पुलिस के शोधा हैं, तो वो, ताकि उनको भी कोई मरहत मिले। क्योंकि पुलिस वाले तो फ्रंट लाइन पे अपनी जान देने के लिए तैयार खड़े होते हैं हर वक्त। कोई पता नहीं होता किस चौकी पर कौन सी गाड़ी आके टकरा जाए। जैसे ये हुआ, उन्होंने गाड़ी को रोका तो ब्लास्ट हो गया, वहाँ पुलिस की चौकी बनी हुई थी सारी, वरना वो अपने टारगेट की तरफ जा रहे थे। इससे बड़ा नुकसान हो सकता था। मैं समझता हूँ जब पहले दिन ही जब ये हुआ तो मैं ये समझता, हमने अपने प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि हमारा दुश्मन इसमें मुलव्वस था, ये हमारे दुश्मन के सारे कारनामे थे। लेकिन दुश्मन के हाथों जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी हैं। आपको याद होगा उसी दिन जिस दिन ये धमाका हुआ था, उसी दिन रहमान मलिक साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि जनाब इंडियन वज़ीर ख़ारजा जो है वो तालिबान के लीडरशिप से मिला है और तालिबान जो हैं वो इंडिया के ज़ेर असर हो गए हैं और इंडिया वहाँ से वो कार्रवाइयाँ करवाना चाहते हैं, तालिबान के ज़रिए पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कराना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो इसको रोकना, बल्कि ये रहमान मलिक साहब ने कहा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला की जानिब से भी सवालात के जवाबात में ये कहा गया, उन्होंने कहा कि इस बात के भी शवाहिद मिले हैं कि इसमें जो हमारे दुश्मन मुल्क की एजेंसीज़ हैं, बाहर की हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसके भी शवाहिद मिले हैं। तो यकीनी तौर पर ये गुफ्तगू भी हमने अपने प्रोग्राम में उसी दिन जिस दिन ये अटैक हुआ था, रहमान मलिक साहब से बात हुई थी तो ये शामिल गुफ्तगू की थी कि इस बात का भी इम्कान इसका रद्द नहीं किया जा सकता कि हमारा दुश्मन मुल्क, बिलखुसूस जब हम इंडिया की बात करते हैं या कुछ दीगर ममालिक हो सकते हैं, उनकी एजेंसीज़ का इसमें किरदार हो सकता है, बिलखुसूस इस खित्ते की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके तनाजुर में। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर वक्त कोई ना कोई कार्रवाई करने के लिए मंसूबे बनाती रहती हैं और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो उनके मंसूबे नाकाम बनाती रही हैं। कुलभूषण आपको पता है पकड़ा गया और कुलभूषण जो है उसने सारा एतराफ़ भी कर लिया ना कि मैंने कौन कौन सी वारदातें कराई, कराची में नेटवर्क चला रहा था, बलूचिस्तान में नेटवर्क चला रहा था, ये सारे नेटवर्क को बताया है उसने। तो इसी तरह मालूम नहीं और कितने लोग होंगे जो कराची में उनके लिए काम कर रहे हैं, जो और जगहों पर काम कर रहे हैं। तो ये जो लोग इसमें मुलव्वस होते हैं, जो सहूलतकार होती हैं, जो गाड़ी लेके हैं, जिनके नाम गाड़ी रजिस्ट्रेशन थी, ये आने वाले दिनों में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारे अपने लोग भी मुलव्वस होते हैं जो पैसे की लालच में, किसी और लालच में वो इस्तेमाल होती हैं। इसमें भी यही बताया गया कि वो जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ का जिक्र किया गया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये बताया कि वो फंडिंग किया था। ये शवाहिद तो बल्कि सबूतों के साथ मिले हैं कि फंडिंग उनकी जानिब से की गई है, मगर इस्तेमाल ये लोग हुए हैं, हमारे अपने लोग इस्तेमाल हुए हैं। देखें, ये इसमें तो कोई शक नहीं कि फ़ंडिंग तो वही करते हैं और वो फंडिंग इतनी ज़्यादा करते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो लालच में आ जाते हैं, या हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग जो हैं वो लालच में आ जाते हैं। उनकी शक्लें भी हमारी तरह हैं, उनकी दाढ़ियाँ भी हमारी तरह हैं, उनका कपड़े भी हमारे, लिबास भी हमारी तरह हैं। वो आ जाते हैं तो उनके लिए आना भी बहुत आसान होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं
वो कुछ ऐसे लोगों की भी हुई हैं जिनका कुछ और मुल्कों से ताल्लुक़ भी है। कुछ एक दो ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जो मुख्तलिफ पासपोर्टों पर मुख्तलिफ जगह पर जो हैं वो सफ़र भी करके हैं, जो लोकल्स नहीं हैं आप ये कह, जो मतलब हैं लोकल्स हैं, लोकल हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ जगहों उनके पेरोल पे काम, हाँ मुख्तलिफ जगहों पर घूमते रहे हैं, आते रहे हैं, तो उनका भी चीज़ों में है, वो भी चीज़ें पकड़ी गई। आने वाले दिनों में आप देखिएगा जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और ये जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसकी एजेंसियों के अज़ाइम इंशाअल्लाह हम खाक में मिला देंगे। बिल्कुल इसी के साथ ही नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म ने आज अमन के हवाले से और सयाहत के हवाले से गुफ्तगू की है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि सयाहत का फ़रोग़ अमन के बगैर मुमकिन नहीं है और पाकिस्तान में सयाहत के हवाले से बड़ा पोटेंशल मौजूद है। ज़ियातरीन साहब, सयाहत को लेकर मौजूदा हुकूमत, वज़ीर आज़म जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर काम करना चाहते हैं, बड़ी दिलचस्पी रखते हैं इस मौजू पर, और वो ख़ुद भी आपको पता है कि नथिया गली के मकामात को और दीगर पहाड़ी मकामात को बड़ा पसंद करते हैं। तो आज उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्विट्ज़रलैंड खाली जो है वो सयाहत से $80 अरब कमाता है, तो हमारे पास तो इससे ज़्यादा पोटेंशल मौजूद है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब से आए हैं ये बातें कर रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड की मिसालें वो दे रहे हैं, लेकिन क्या जो सहूलियात स्विट्ज़रलैंड जो है अपने टूरिस्ट को फराहम करता है हम फराहम कर रहे हैं? क्या वो चीज़ें जो उनकी ज़रूरियात हैं हम फराहम कर रहे हैं? हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। अगर हम टूरिज़म को ओपन कर दें तो जो बंदा बाहर से आएगा उसको रहने सहने का एक माहौल चाहिए, उसको ज़िंदगी की बाकी जो ज़रूरियात हैं वो चाहिए, जो उनकी शाम और सुबह के लिए जो वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरियात की चीज़ें उनको वो चाहिए। तो क्या या तो आप वो प्रोवाइड करें? हमारे यहाँ उस किस्म की सूरत हाल नहीं है, और अगर उस किस्म की सूरत हाल पैदा कर दी जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि हम टूरिज़म से बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सवाल वही बुनियादी सहूलतों का है। बुनियादी सहूलतें हमारे यहाँ नहीं हैं, और किसी ने भी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बात ठीक कहते हैं कि उनसे पहले किसी ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो बहुत ज़िया-उल-हक वाला इरा जो है हम जहाद करते रहे, जब गोलियाँ चल रही हैं तो कोई नहीं आता। बिल्कुल सही। फिर जब ये बात की आज वज़ीर आज़म ने, और देखें मैं आपको अर्ज़ करूँ, पाकिस्तान का एक बड़ा मसला रहा है जी। ज़िया-उल-हक कहा कि जहाद करते रहे, मुशर्रफ साहब आए वो एंटी जहाद चले गए, उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल गलत है, जहाद तो रियासत करेगी और कोई कर नहीं सकता। और वो फिर जनाब उन जिनको वो मुजाहिदीन कहते थे ज़िया-उल-हक के ज़माने में, वो फिर टेररिस्ट हो गए। फिर उन्होंने जो रिएक्शन किया, उस रिएक्शन में जो हमारा नुकसान हुआ, तो ऐसी सूरत में जब आपके मुल्क में अमन ना हो, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी आज कहा, फिर कौन आएगा? बिल्कुल सही। कोई ऐसा नहीं है कि आप जहाद कर रहे हो लोग आपके उसमें मुल्क में आ रहे हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। फिर तो जहादी आएंगे ना जी, जहादी आएंगे दुनिया भर से करना, ये बात तो मैं ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब की ये बात दुरुस्त है कि नंबर 1 अमन होना चाहिए, मुआशी सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए, और जो भी बाहर से बंदा यहाँ सैर के लिए आ रहा है, मुख्तलिफ मकामात को देखने के लिए आ रहा है, उसको जो सहूलियात चाहिए, जो उसकी ज़रूरियात हैं, जो उसकी डिमांड्स हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। और अप्रोच जो है, रास्ते हैं, हर चीज़ उसके लिए बेहतर बनाई जाए, फिर इसमें कोई शक नहीं। और मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे खुद सरायकी वसेब में फोर्ट मंडरो है जी, फोर्ट मंडरो भी मरी जैसा ही है, लेकिन वहाँ बदकिस्मती ये है क्योंकि हम सरायकी वसेब के रहने वाले लोग हैं, हम महरूमियों के मारे हुए हैं, और हमारे सरायकी वसेब में सहूलियात नहीं है। यही फोर्ट मंडरो अगर अपर पंजाब के किसी इलाके में होता तो आप देखते कि जनाब ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ होता और यहाँ लोग आ रहे होते, विज़िट कर रहे होते, लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि वो फोर्ट मंडरो सरायकी वसेब में हैं और वहाँ पर कोई सहूलियात नहीं है। अगर वहाँ सहूलियात हैं, और हमारी जो मौसमियात की तब्दीली की जो मिनिस्टर हैं ज़रताज गुल साहिबा, वो भी उसी इलाके से हैं, बिल्कुल सही। और अगर फोर्ट मंडरो में चीज़ें बनाई जाएँ, सहूलियात दी जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि पूरा सरायकी वसेब जो है वो गर्मियों में वहाँ जाए। फोर्ट मंडरो है, हमारी इंडस रिवर जो है दरियाए सिंध के किनारे पर बहुत से कल्चरल मकामात हैं, तारीखी इमारत हैं, चोलिस्तान है, हमारे पास सहरा है, बहुत से मकामात हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, बड़ा पोटेंशल है जो ज़रूरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, ये तो बड़ा ठीक है, अमन के साथ और सहूलियात के साथ बजट में हिस्सा रखा गया इसका, लेकिन आज थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जब हम कोरोना की सूरत हाल का जिक्र करते हैं और हुकूमत बार बार ये बात कर रही है, ऐलानात कर रही है कि हर शख्स को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और करवानी चाहिए,
आज इस्लामाबाद का एक बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है F9 में, आप जानते हैं, और वहाँ पे जो बदनज़मी हुई और फिर पुलिस को वहाँ पे एक्शन लेना पड़ा और उनका ये मौक़िफ़ सामने आया कि इकट्ठे हम अंदर किसी को नहीं जाने दे सकते। लेकिन इससे 3-4 रोज़ पहले भी यहाँ पे लोग जो है वो शिकायत भी करते रहे वैक्सीनेशन की अदम फरामी और वहाँ पे बदनज़मी के हवाले से, और आज जो है वो सूरत हाल अपनी इंतहा को पहुँच गई। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ कि इस हुकूमत की नाअहलियों की जब दास्तान लिखी जाएगी तो उसमें ये F9 वाली भी लिखी जाएगी। अर्ज़ ये है कि मुख्तलिफ जो लोग हैं जो समंदर पार पाकिस्तानी जो काम करते हैं वो जाने के लिए इंतज़ार में बैठे हुए हैं, उनको कहा गया, मैसेज दिया गया कि वो मैसेज के जवाब में उनको कहा गया जी फ़लाँ जगह आप चले जाएँ। वो सारे जमा हो गए तो वहाँ इतने इंतज़ाम करने तो हुकूमत का काम है ना। अगर हुकूमत ये इंतज़ाम नहीं कर सकती तो फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, उनकी बातें आप सुन लें, वो मतलब पता नहीं किस आसमान पर हमें ले जाते हैं। यार इतना तो इंतज़ाम इस गवर्नमेंट से होना चाहिए ना। ये भी तो नाअहली की मतलब कोई हद होती है कि आप लोग आए, आप उनको पुलिस से मरवा रहे हैं, आप पुलिस तशद्दुद करा रहे हैं, आप उन पे वो दरवाज़ा ना तोड़ के अंदर जाएं तो क्या करें आप बताएं। ये आपने जब इतने लोगों को बुलाया तो इंतजाम करें आप उनके लिए। या फिर आप 5, 7, 10 हज़ार लोगों को वैक्सीन नहीं लगवा सकते, फिर आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, इस पर थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं कि असल में वाकया क्या हुआ और किसकी गलती थी, क्या वजूहत थी। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर हैं सजाद काज़मी। जी सजाद काज़मी, बताइएगा कि ये आज F9 पार्क में जो वैक्सीनेशन सेंटर में सूरत हाल पैदा हुई, क्या वजूहत थी और क्यों इतने लोग जो है वो इकट्ठे वहां पे दाखिल हुए, पुलिस को क्यों एक्शन करना पड़ा? जी बिल्कुल, अगर वजूहत के बारे से बात की जाए तो 8 जून को जो कोवैक्स प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 12,41,000 की टीम जो है डोजेस दी गई थी, जिसके बाद जो है इस्लामाबाद से तमाम की तमाम सूबों के QTI सेंटर में मखसूस अमाउंट में जो है वो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की गई, जहाँ पर अपने सूबों में जो वैक्सीन लगाई जा रही थी। लेकिन उसके बाद ही 20 लाख से ज्यादा ऐसे अफराद हैं जो कि गल्फ कंट्री से पिछले 3 से 4 माह में वापस रिटर्न आए हैं, यहाँ पर पाकिस्तान आए हैं। जिसके बाद उनकी तरफ से काफी रश देखे में उनकी तरफ से कहा गया कि गल्फ कंट्री में क्योंकि ये AstraZeneca वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन है और फाइजर वैक्सीन है जो कि अप्रूव है, इस वैक्सीन के हवाले से काफी उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन चंद ही दिनों बाद छोटे देखने में आया क्योंकि अजराई के मुताबिक सुबह में जो है सियासी मुदाखलत हुई और सियासी जो लोग हैं उन्होंने उनकी जानब से जो है अपने रिश्तेदारों को जो है वैक्सीन लगवाई गई। और इसी तरह देखने में इस्लामाबाद में भी इस्लामाबाद की 3 शुरू में वैक्सीनेशन सेंटर में, जिसमें RSC तरलाई था, पिम्स अस्पताल था और इसी तरह F9 मैथ वैक्सीनेशन सेंटर था जहाँ पर ये दस्तयाब थी वैक्सीन। लेकिन चंद ही घंटों बाद जो तरलाई सेंटर में ये वैक्सीन खत्म हुई, उसके बाद फिर पिम्स सेंटर में और पिम्स में भी मखसूस लोगों को लगाई जा रही थी। उसके बाद फिर F9 जो मैथ वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर ये लगाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही KPKC और पंजाब से बड़ी तादाद में जो लेबर है बाहर के जो मुल्क में काम करती है उनकी तरफ से जब यहाँ पे दावा बोला गया तो उसकी तरफ से बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, हमें डिटेल बता रहे थे। तो सर मामला ये है कि ये 3-4 रोज़ पहले भी ये बात सामने आ गई, यहाँ पे वो लोग जिन्होंने गैर मुल्क जाना है, बिलखसूस यूरोपियन ममालिक में जिन्होंने सफ़र करना है, उनको फाइज़र वैक्सीन लगाना थी बुनियादी तौर पर जो मामला था यहाँ पे। और फाइज़र वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी थी वो इन 3 सेंटर में से F9 वैक्सीनेशन सेंटर में भी था और उसकी शॉर्टेज की वजह से ये मामला शॉर्टेज क्यों हुई है, ये एक सवाल है बड़ा। शॉर्टेज इसलिए हुई है कि वो जो वैक्सीन आई है पिम्स अस्पताल के बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि किस किस के घर जाके कौन कौन से सेक्रेटरी और कौन कौन से पॉलिटिशियन के घर जाकर लगाते रहे हैं लोग। बहुत सारे हमारे जो यहाँ अशराफी है ना, ये जो सरमायादाराना निज़ाम है और हमारे मुल्क में जो तबकाती निज़ाम है, इसने लोगों का जीना हराम करके रख दिया है जी, लोगों के सांस मुश्किल कर दिए हैं। ये सारी ब्यूरोक्रेसी, ये सारे पॉलिटिशियंस, ये बड़े अहम लोग इस इंतज़ार में रहे कि फाइज़र वाली आए और वो लगवाई बिल्कुल सही। और ये लोग इनके घरों में जाके बाकायदा लगाई गई है। आप इस पे प्रोग्राम रखें, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा स्टाफ, किस किस हॉस्पिटल का स्टाफ कहाँ कहाँ गया है और उसके बदले में वहाँ के जो अस्पताल इंतज़ामी हैं उन्होंने क्या मराहत ली हैं। ये प्रॉब्लम ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार जब आप उनके मुंह से सुने वो रियासत मदीना की बात करते हैं। और रियासत मदीना में क्या यही कुछ हो रहा था कि वहाँ के सेक्रेटरीज, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, वहाँ के पॉलिटिशियंस, खुद हुकूमती लोग जो हैं, हुकूमती वज़रा जो हैं, उनके घरों में जाकर वैक्सीन लगाई गई और वहाँ पर रिकॉर्ड रखा गया। फिर ये वैक्सीन मखसूस तबके के लिए लगाई जा रही है। आपकी पॉलिसीज कुछ और कह रही हैं कि चलें जिन्होंने सफ़र करना है, जहाँ पे एक्सेप्ट की जाती है इसकी सर्टिफिकेशन, उन लोगों को आप दे रहे हैं। तो फिर उसमें जितने भी लोग हैं वो चाहे अशराफिया से ताल्लुक़ रखता है या आम आदमी है, तो ये एक बड़ी वजह है मेरे ख्याल में। फिर लोगों का गुस्सा तो ठीक है ना तरीन साहब? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि वो बेचारे क्या करें, लोगों के वीज़े ख़त्म हो रहे हैं।
जी, लोगों के वीज़े ख़त्म हो रहे हैं। अब जिन लोगों के वीज़े ख़त्म हो रहे हैं वो फिर दोबारा तो नहीं जा सकेंगे ना। लोगों के रोज़गार लगे हुए हैं, लोगों के वो अपनी मुश्किलात की वजह से उन्होंने ये रिएक्शन किया है। अब हम उन लोगों पे डाल दें कि जी उन्होंने ये किया, तो बाबा उनका इंतज़ाम करना रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ है। हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ ये नहीं है कि सिर्फ लोगों को पकड़ते रहो, अपोजिशन को पकड़ते रहो, करप्शन करप्शन चोर चोर। यार ये इंतज़ामी नाअहली तो आप ठीक करो ना, ठीक करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, इंतज़ामी नाअहली है और ये हुकूमत की नाअहली है। मेरे ख्याल में इस पर लोगों को हम ब्लेम नहीं कर सकते। यकीनी तौर पर कम से कम वैक्सीनेशन में तो अब तबकाती निज़ाम को ख़त्म कर दें, आगे के फिर मामला तो फिर बाद में देखे जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम एक अहम स्टोरी का जिक्र करेंगे जो कि एक ब्रेकिंग स्टोरी भी है और कितनी बड़ी करप्शन की जो हुकूमत नारे लगाती है उसमें क्या कुछ हो रहा है हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शामिल कर रहे हैं। आज नैब ने जो एक्शन किया उसका जिक्र करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र करेंगे कि नैब रावलपिंडी ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के जो रिकॉर्ड है 2019 से लेकर 2021 का उसको अपने कब्ज़े में ले लिया है। रिकॉर्ड को सील कर दिया गया है और ये मामला है खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों का। क्या इसकी मुख्तलिफ इन्स एंड आउट्स है, इसका जिक्र करते हैं। ज़ियातरीन साहब, नैब बड़ा एक्टिव हुआ है और ये अब हमें देखने में आ रहा है, बार बार आप ये प्रोग्राम में जिक्र करते थे, इस्तदा भी करते थे नैब से और तनकीद भी होती रही है कि सिर्फ नैब की बंदूकों का रुख जो है वो अपोजिशन की जानिब रहा है। मगर अब आपको ये ज़रूर मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए कि अब वो उन इदारों की जानिब भी उनका रुख हुआ है जो आवाम का खून चूस रहे थे। अच्छा, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको याद होगा ये बताया था कि NHA में जो चीज़ें हो रही हैं और कौन कौन गिरफ्तार होगा और नैब करने वाला है, और हम पहले बताएंगे। ये नैब ने अब शुरू कर दिया है जो मुख्तलिफ इदारों में हो रहा है। ये जो हाउसिंग अथॉरिटी के दफ्तर में हुआ है ये बुनियादी तौर पर है तारक बशीर चीमा साहब हैं, बड़े दबंग मिनिस्टर हैं, बड़े दबंग अंदाज में बात करते हैं और उनकी बातें आप सुने तो वो ऐसे कहेंगे कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो बड़ी बातें करते हैं। और जनाब अपने लोगों को उन्होंने भर्ती करवाया। भर्ती करवाने के बाद जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की हुई है, वो कहते हैं कि करप्शन कहीं भी हो उस बंदे के खिलाफ एक्शन होगा। कोई उनका दोस्त हो, कोई उनका अजीज़ हो, आप देखें जहांगीर तरीन साहब कितने उनके करीब थे, उन्होंने एक्शन किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश भी है कि इस मुल्क से करप्शन ख़त्म हो। यहाँ जो अगर आप मुझे इजाज़त दें, बिल्कुल ये आज बिल्कुल आप ये बात कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आज कम से कम आप वज़ीर-ए-आज़म को ये अप्रिशिएट तो कर रहे हैं कि वो वाकई करप्शन के खिलाफ हैं। अच्छा, इस पर करते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, शमशाद मांगड़ साहब। ज़रा उनसे जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया मांगड़ साहब वक्त देने का। सर, ये नैब जो है वो इदारों पर बिलखसूस जैसे अभी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी का मामला आया, रिकॉर्ड सील कर दिया गया, एक तो बताइएगा कि इसकी क्या वजूहात हैं और फिर इसके साथ साथ ही मैं ज़िमनी सवाल भी आपके सामने रख दूं कि अब नैब ने सरकारी इदारों के खिलाफ भी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये जुमेरात के रोज नैब ने उनको, चूंकि वहां के जो मुतासरीन थे, जो अहम लोग थे जो भर्ती नहीं हो सके थे, उनकी तरफ से इत्तला दी गई, जिसके बाद नैब ने ये कार्रवाई की और तकरीबन 5 घंटे तक ये फेडरल एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी जो है वहां पे उनके मुलाजमीन को रात तक बैठाया रखा और वहां पे जो कंप्यूटर वगैरह थे और दीगर फाइलें थी वो रिकॉर्ड में ले लिया गया। चूंकि इसके इंचार्ज वजीर तो तारक बशीर चीमा साहब ही हैं और नीचे डीजी तारक रशीद साहब भी हैं, लेकिन सारा का सारा मलबा जो है वो तारक बशीर चीमा साहब की आएगा। अगरचे जैसे सजाद तरीन साहब फरमा रहे थे कि वो बड़े दबंग वजीर हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे सियासतदानों को झूठ बोलने की आदत है। हम हर सियासतदान के 2 चेहरे होते हैं। इसी तरह तारक बशीर चीमा का एक चेहरा तो है जिसपे लोग कहते हैं कि मुझे मेरिट बहुत पसंद है, और दूसरा चेहरा यह है कि आप ये देखें कि 300 बंदे, 300 की तादाद कोई कम नहीं है। ग्रेड 1 से 20 तक के 300 बंदे उन्होंने यहाँ पे भर्ती किए हैं। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस इदारे ने बड़े प्रोजेक्ट करने हैं, उन्होंने ये फ्लैट्स बनाने हैं और इसके अलावा और बिल्डिंग्स बनानी है, और उनमें वो लोग ये सिविल इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और चीफ प्लानर वगैरह शामिल हैं जो गैर कानूनी तौर पर भर्ती की गई। नैब ने वो सारा रिकॉर्ड गर्जे ठीक कर दिया है, लेकिन जो दूसरी भर्तियां वो अभी तक जारी हैं। नैब को चाहिए था कि बाकी भर्तियां भी रोक देते, क्योंकि बाकियों में भी तो वारदात हो रही होगी यकीनी तौर पर, लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरी है उनकी तरफ से कहा गया कि अगर इसमें इल्लीगैलिटी है तो जरूरी तौर पर कार्रवाई की जाए। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि पिछले साल ऐसी ही वारदात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी हुई थी। और एक और खबर आ रही है कि हमारी नेशनल असेंबली में भी कुछ
इसी तरह की भर्तियां हुई हैं और सेनेट में भी ऐसी भर्तियां हुई हैं जिनकी लिस्ट बहुत जल्द सामने आ जाएगी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरे पाकिस्तान में होलसेल लगी हुई है गैर कानूनी भर्तियों की। अच्छा शमशाद मांगड़ साहब, ये बताएं, ये जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, ये तो इसको काफ लीग और इत्तेहाद का मसला बना देंगे, और आपको पता है कि वो मसला बनाने में तो बहुत ज्यादा, मतलब आप उनको जानते हैं कि वो कहेंगे जी हम हुकूमती इत्तेहादी हैं, हम पीछे हट जाते हैं। चौधरी शुजात साहब आ जाएंगे, वो कहेंगे मिट्टी पाओ तो खाना खाओ, तो इन भर्तियों को जाने दो। नहीं तो आपको ये भी तो पता है ना, जहांगीर तरीन ने अपनी ताकत शो की थी ना, अपने बंदे जहांगीर तरीन ने अपने बंदे जो है काफ लीग से ज्यादा शो किए थे, लेकिन इमरान खान जो है वो टच से बच नहीं हुए। जहां तक इस मामले का ये तल्लक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी शुजात साहब एक गैर कानूनी काम को सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे, बल्कि वो अब तक उन्होंने तारिक बशीर चीमा साहब से पूछ भी लिया होगा कि उसमें बताएं कि गुजरात का हिस्सा कितना रखा है आपने। सही, मुझे कंफर्म इतला है कि गुजरात का हिस्सा इसमें नहीं है। बहुत शुक्रिया शमशाद मांगड़ साहब, आपने वक्त दिया है। सजाद तरीन साहब, वैसे ये आखिर में जो सियासी बुरान वाली मांगड़ साहब ने बात की है कि वो तो अपना हिस्सा पूछेंगे, ये तो कोई नहीं पूछेगा ना कि करप्शन क्यों की है, ये एक अलग बात है। लेकिन ज़रा इस पहले उस हिस्से को मुकम्मल कर लें, और वो यही है कि तारिक बशीर चीमा साहब ने 300 भर्तियां करवाई हैं। आप ज़रा डिटेल भी आप जिक्र कर रहे थे कि वो नैब ने क्या क्या इसमें से मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये सारी की सारी भर्तियाँ गैर कानूनी हुई हैं। वो उन लोगों की लोकेशन नैब ने हासिल कर ली है, वो कोई मंडी यजमान में था, कोई बहावलपुर में था, कोई और जगहों पे था, वो सारे लोगों को भर्ती कराया गया है। और एक ख़ातून है जो हाउसिंग मिनिस्ट्री में है, तारिक बशीर चीमा साहब के साथ है, उस खातून के बारे में मुझे बताया गया है कि वो उसका कोई भर्ती का रिकॉर्ड ही नहीं है। अच्छा। उनको चौधरी शुजात साहब की उन्होंने किताब मुरतब की है, और चौधरी शुजात साहब के कहने पे उन्होंने उनको जनाब भर्ती कर लिया है, और वहाँ बैठी हुई हैं जनाब, वो ग्रेड 18-20 की तनख्वाह भी ले रही हैं, और उनको एक फ्लैट भी दिया हुआ है, और वो वहाँ रह रही हैं। तो अगले प्रोग्राम में हम वो सारा डिस्कस करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में जो है वो कितनी करप्शन हो रही है, उसके जो झेली इदारे हैं उसमें कितनी करप्शन हो रही है। चले इस पे हम आइंदा प्रोग्राम में भी जिक्र करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।